नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों और नए पैटर्न के आधार पर जीके जीएस की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग सब्जेक्ट वाइज 9 सब्जेक्ट का शानदार स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो भारत का इतिहास है यानी कि हिस्ट्री है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री, ये इसका अध्ययन किया जा चुका है। और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी पॉलिटी, फिर भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और फिजिक्स, यहाँ तक हम लोग शानदार तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का शुरू करते हैं। बाकी आगे का जो है बायोलॉजी, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, वो भी आगे हम लोग डेली स्टडी उसका करेंगे। ठीक है, आविष्कार एवं आविष्कारक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण है उसका स्टडी करना है, और खेल कूद यानी स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विविध और बिहार का सामान्य ज्ञान, ये सभी सब्जेक्ट का विस्तार से है ना डिटेल डिस्कशन के साथ स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग क्या है, केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मीथेन जो है गोबर गैस का मुख्य घटक है। अब यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जो आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है, और कोयले की खादान में विस्फोट होने का कारण क्या होता है? तो वो भी मीथेन गैस होती है ना। कोयले की खादान में भी मीथेन गैस होता है और कभी कभी विस्फोट कर जाती है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि वह गैस कौन सा है जो धान के खेतों में उत्सर्जित होती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है? तो धान के खेतों से भी उत्सर्जित कौन सा गैस होता है? तो मीथेन गैस होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और अच्छा, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान का जनक है लेबोजियर। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, गोबर गैस जो है, गोबर गैस का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो गोबर गैस का आविष्कार किया था SV देसाई ने किया था। ठीक है, अच्छा, बायोगैस का जो है मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का भी मुख्य घटक मीथेन ही होता है। ठीक है, देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, प्राकृतिक गैस का जो पूछे मुख्य घटक क्या है? तो वो भी मीथेन होता है, और CNG का मुख्य घटक क्या है? तो वो भी मीथेन है। ठीक है, ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यानी कि 4 चीज़ें हो गई, गोबर गैस, बायोगैस, प्राकृतिक गैस और CNG, ये सभी का मुख्य घटक मीथेन ही होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन तो यही है CH4 यानी मीथेन है। ठीक है, अच्छा, मीथेन में सिग्मा बॉन्ड कितना होता है? तो 4 होता है। कैसे? देखिए, CH4 है ना, CH4 यानी कि 4 H है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका? मीथेन का। ठीक है, मीथेन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है इसी तरह, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? तो बेंजीन में सिग्मा होता है 12। ठीक है, और पाई बंध होता है 3 होता है। ठीक है, बेंजीन में। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, यानी कि 1 लीटर पर 3 मिलीग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना। जैव मतलब जो जलीय जीव है या तो जैव जीव है, उसमें क्या है, जीवित रहने के लिए 3 मिलीग्राम प्रति लीटर ऑक्सीजन रहना चाहिए। ठीक है, जैव रासायनिक मांग का मतलब होता है जल में ऑक्सीजन की मापक। ठीक है, जल में ऑक्सीजन कितना है? ठीक है, याद रखना है। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, और हंसाने वाली गैस की खोज किसने किया था? तो वो भी जोसेफ प्रिस्टले ने ही किया था। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन और हंसाने वाली गैस जो होता है N2O, ये दोनों की खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, ऑक्सीजन से और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है?
तो ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी ऑक्सीजन ही है। ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है, 8 है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, तो 16 है। तो इतने सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक AMU यानी कि AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है। तो एक AMU किसके बराबर है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 है 1.6735 गुना 10 के पावर -24 ग्राम में। ठीक है, एक AMU बराबर होता है 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर किलो में कभी ऑप्शन दे तो किलो में कितना हो जाएगा, तो किलो में क्या करेंगे, 1000 से भागा देंगे, 1000 से भागा देंगे तो और ऊपर चला जाएगा, माइनस में और 3 हो जाएगा, यानी कि 27 -27 वाला किलोग्राम में हो जाएगा, है ना। 1.6735 गुना 10 के पावर -27 किलोग्राम में हो जाएगा किलो में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट। तो हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट बहुत नरम होता है ना, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है ग्रेफाइट। ठीक है, याद रखना है। और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछे तो वो हीरा ही है। ठीक है, याद रखना है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। ठीक है, और कठोर धातु अगर पूछ दे तो वो है टंगस्टन। पदार्थ में सिंपल पूछ दे तो वो है हीरा, है ना। कठोर सबसे कठोर तत्व पूछे, सबसे कठोर पदार्थ पूछ दे तो हीरा है, लेकिन सबसे कठोर धातु अगर पूछ दे तो वो है टंगस्टन। ठीक है, और ये हीरा और ग्रेफाइट और कोयला ये सभी कार्बन का अपरूप है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हीरा का आकार कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है, और हीरा का आकार हो गया चतुष्फलकीय। ठीक है, अच्छा हीरा चमकता कैसे है, तो किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की कुछ। तो ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, षटफलकीय होता है। हीरा जो है चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट षटफलकीय होता है। एक क्वेश्चन ग्रेफाइट से बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है। अधातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एकमात्र अधातु ग्रेफाइट है जो कि विद्युत का सुचालक है। ठीक है, विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ठीक है, याद रखना है। और काला शीशा किसे कहा जाता है, तो ब्लैक लेड किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट को ही ब्लैक लेड यानी काला शीशा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है निर्जलीकरण में यानी कि डिहाइड्रेशन जो होता है उसमें कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है। तो निर्जलीकरण में ये कौन कम हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। पहले पानी की कमी होती है। ठीक है, पानी के साथ साथ सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की भी कमी हो जाती है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका क्या फॉर्मूला होता है, सूत्र NaCl होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, अच्छा जे थॉमसन ने किसका खोज किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। और गोल्डस्टीन ये प्रोटॉन की खोज किया था, है ना। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था, और प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने ही किया था नाभिक की खोज। ठीक है, नाभिक में क्या क्या रहता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ठीक है, और नाभिक का आकार कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक। और न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल रहता है वो। ठीक है, अच्छा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर कितना होता है, दोनों को जोड़ते हैं तब परमाणु भार के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन ठीक है प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार होता है ना, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है। तो अभी पीछे बताए थे ब्लैक लेड यानी काला शीशा किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ठीक है, और ग्रेफाइट है ना, हीरा ग्रेफाइट और कोयला
ये सभी कार्बन का अपरूप है। ठीक है। अच्छा, विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है? तो वो ग्रेफाइट है। ठीक है। और हीरा चतुष्फलकीय होता है और ग्रेफाइट षटफलकीय होता है। नेक्स्ट है, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है। तो रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है? तो कृत्रिम रबर है वो नियोप्रीन है। ठीक है, कृत्रिम रबर नियोप्रीन है। और एक क्वेश्चन आता है ना कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक है और कृत्रिम रबर ये नियोप्रीन का बहुलक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आइसोप्रीन वाला ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, आइसोप्रीन क्या है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो बल्कनीकरण कहलाता है। ठीक है, बल्कनीकरण कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्राकृतिक रबर जो है वो प्राप्त कैसे होता है मालूम? प्राकृतिक रबर जो है वो पेड़ों और लताओं के रस या तो रबर क्षीर यानी कि जिसे लेटेक्स कहते हैं ना, लेटेक्स से बनता है। इसे भारतीय रबर भी कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? सबसे ज़्यादा रबर पाया जाता है किस राज्य में? सबसे ज़्यादा रबर पाया जाता है वो केरल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रबर और थोरियम का उत्पादक राज्य केरल है। ठीक है। अच्छा, रॉकेट का ईंधन जो है वो रॉकेट न्यूटन के किस गति के किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट जो है ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अच्छा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट क्या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? तो अंतराण्विक बल सबसे कमज़ोर किसका है? तो ये है किसका मालूम? देखिए, अंतराण्विक बल जो होता है जैसे ठोस है उसमें सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में अंतराण्विक बल। तो अब यहाँ ऑप्शन से अगर चेक करते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक क्या है? अम्ल है। ठीक है। और ये क्या? गैस है। तो गैस में सबसे कम होगा, तो पहले गैस का ध्यान रखते हैं यहाँ। फिर ये लिक्विड हो गया, ये NH3 जो है, NH3 क्या? अमोनिया है। अमोनिया क्या? अत्यधिक दाब और साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है ना, अन्यथा ये गैस अवस्था में रहती है। तो यानी कि द्रव और गैस ये दोनों अवस्था में रहती है, तो इसको भी साइड रखते हैं। और ये क्या? H2O जल हो गया, तो ये भी द्रव हो गया। यानी कि ऑप्शन के अनुसार से जो हीलियम जो ये गैस है सबसे कम अंतराण्विक बल जो है हीलियम का होगा। ठीक है। अच्छा, हीलियम की बात करें तो हीलियम से और भी क्वेश्चन आता है। हीलियम की परमाणु संख्या कितना है? 2 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4 है। अच्छा, हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है ना। अक्रिय गैस कौन कौन सा है? तो अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लेना है ना अगर करके 0 रन है ना, यानी कि हीलियम, नियॉन, अगर करके आर्गन, क्रिप्टॉन, 0 रन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब क्या? अक्रिय गैस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा सांस लेने में सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाया जाता है? तो हीलियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है ना, सिर्फ कुछ वर्ड चेंज करके। यानी कि लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण? अब गैल्वेनीकरण का नाम अलग अलग होता है क्या? गैल्वेनीकरण को ही यशद लेपन कहा जाता है। यशद लेपन यानी कि जस्तीकरण इसे ही कहा जाता है। ठीक है। तो गैल्वेनीकरण होता है किसका मालूम? ये होता है जिंक से, यानी इसका करेक्ट आंसर है जस्ता, जिंक। जिंक से क्या? यशद लेपन यानी गैल्वेनीकरण किया जाता है। जिंक की परत चढ़ाया जाता है ताकि लोहे में जंग ना लगे। ठीक है, तो ये हो गई। तो जिंक का परमाणु संख्या कितना है? ठीक है, परमाणु संख्या आपको 30 तक तो याद ही रखना है। तो आप यहाँ पर कुछ थोड़ा रिवीजन करवाते हैं। जैसे जस्ता का परमाणु संख्या कितना है? तो 30 है। ठीक है, 30 है जस्ता का। ठीक है, और तांबा का कितना है? तांबा का है 29 और जस्ता का है 30। इसे याद ऐसे रख लीजिए, ताज़ा है, ताज़ा यानी तांबा, जस्ता 29 30 है ना। तांबा, जस्ता, ताज़ा यानी 29 30 है ना। लगातार 2 आपको याद रहेगा कम से कम कि तांबा, जस्ता, ताज़ा यानी कि 29 30 है ना। परमाणु संख्या 1 का 29, 1 का 30 है। ठीक है।
अच्छा, पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है ना, ये पीतल ये तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, ये तांबा और जिंक का मिश्रण जो है ये क्या है? पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। इसे याद कैसे रखना है? इसको बोल देना एक बार ऐसे लिख, या वर्ड याद रखना है पिताजी, है ना। पिताजी यानी पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है। अच्छा, ये जिंक से एक और क्वेश्चन आता है कि केलेमाइन किसका अयस्क है? तो केलेमाइन जस्ता का अयस्क है। ठीक है, याद रखना है, केलेमाइन जस्ता का अयस्क है। इसे याद कैसे रखना है? तो ऐसे याद रख लीजिएगा, याद रहेगा आपको, केला संस्था है यानी केलेमाइन जस्ता का अयस्क है। ठीक है। अच्छा, मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो मैग्नीज की परमाणु संख्या है 25। ठीक है। और बेरियम की परमाणु संख्या है 56 और एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना है? 13 है। ठीक है। एल्युमिनियम से एक और क्वेश्चन याद रखिए आप कि भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो एल्युमिनियम ही है। सबसे ज़्यादा तत्व पूछ दे तो ऑक्सीजन है, लेकिन धातु पूछे तो एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है ना? सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जानना ज़रूरी है पहले। ठीक है, तो जब जानेंगे तो आसानी से ये बनेगा। तो क्या है कि पीरियडिक टेबल में वर्ग जो है, वर्ग बोलिए कि 11 है ना, समूह 11 के तत्व जो है उसमें है तांबा, चांदी, सोना, ये सबको सिक्का धातु कहा जाता है ना। तांबा से, चांदी से और सोने से वो सिक्का बनता था, तो इसीलिए वर्ग 11 के तत्व जो है तांबा, चांदी और सोना को सिक्का धातु कहा गया है। अब तांबा, चांदी और सोना, इसमें ऑप्शन में क्या है? तांबा, चांदी और सोना। तांबा, तांबा यानी कॉपर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में कॉपर। ठीक है, तांबा से बनता है। ठीक है। अब रही बात क्या, क्वेश्चन आया, देखिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी को एक साथ रिवीजन करना चाहिए। साथ में जो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है उसको भी एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब रही बात सिक्के से, सिक्के से जो भी प्रश्न कुछ जो इम्पोर्टेंट डाटा है तो वो सब यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। तो सिक्के जो ढाले जाते हैं वो टकसाल भारत में कहाँ कहाँ है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो टकसाल भारत में कहाँ कहाँ है? तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है और नोएडा में है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? जो टकसाल जो है सिक्के ढाले जाते हैं, महकना, एक शब्द याद रखना है, महकना, यानी मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, 1 रुपये के सिक्के पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अच्छा, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है सिक्के का अध्ययन। ठीक है। अच्छा, फ्यूज तार किसका मिश्रण है? तो ये जो है सीसा और टीन है ना, टीन और सीसा का मिश्रण है फ्यूज तार। किसका है? तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है फ्यूज तार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और कॉपर का तो तांबा का हो ही गया, परमाणु संख्या 29 और जस्ता का है 30 है। ठीक है, और कौन बच गया? तो ये जो ये है पीबी यानी कि वो लेड है ना, सीसा का परमाणु संख्या कितना है? तो 82 है। ठीक है, 82 है। और टीन का परमाणु संख्या कितना है? तो वो है 50 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? तो इसमें से धातु कौन सा नहीं है? तो देखिए कॉपर, तांबा जो है, आयरन है, मरकरी है, ये सब धातु है। ये सल्फर जो है ये अधातु है, यानी धातु नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए मरकरी से, ये क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है पारा, है ना, ये मरकरी। ठीक है, ये पारा है, तो इसे याद रखना है। अच्छा, कमरे के ताप पर एकमात्र पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? तो वो है ब्रोमीन। ठीक है, कभी कन्फ्यूजन ना हो और हमेशा याद रहे। तो कैसे याद रखना है? देखिए कमरे के ताप पर एकमात्र, देखिए जब ऐसे पूछा जाएगा कि कमरे के ताप पर एकमात्र धातु या अधातु तत्व है तो वो 2 ही है, एक ब्रोमीन और एक कौन सा है? पारा है। तो ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन ना हो, याद रहे। तो कैसे करना है? देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो है, धातु जो हो जाता है वो है कौन? पारा। और अधातु जो है वो है ब्रोमीन। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना। देखिए धातु जो है वो शब्द में छोटा है, तो ये छोटा आंसर हो गया पारा। और अधातु ये बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
और यहाँ से कौन सा प्रश्न आता है कि जैसे कि बात करते हैं सल्फ़र का, है ना, यहाँ पर आंसर क्या हुआ था, सल्फ़र क्या है, धातु नहीं है। तो सल्फ़र से एक क्वेश्चन और आता है कि प्याज और लहसुन में तीखे स्वाद और गंध किसके कारण होता है, तो सल्फ़र यौगिक के कारण ही होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन और याद रखते हैं, जैसे कि धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातु के जो है, धातु की बात करें, धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसमें बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। ठीक है, और उपधातु में जो है, उपधातु में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकती है बाहरी कक्षा में, तो वो हो सकती है 4, है ना, उपधातु में। और अधातु में जो है, अधातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जो परमाणु के बाहरी कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये सब, है ना। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है AMU में है, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या मान जो है वो नहीं के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मान जो द्रव्यमान है वो नहीं के बराबर है। तो इस ऑप्शन से आप क्या आंसर दे सकते हैं, तो ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर 2, वो नहीं के बराबर है। इसमें बाकी में देखिए एक 1 पॉइंट कुछ है, 1 है, लेकिन नहीं के बराबर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो माइनस में होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रोटॉन क्या है, धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन पर क्या है, कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, प्रोटॉन का नाम रखा था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चेडविक ने किया था। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करें तो हो जाएगा 1.6726 गुना 10⁻⁻27 kg होगा। ठीक है, kg में 27 होता है, और ग्राम में अगर पूछे तो -24 होगा। ठीक है, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के कितना भाग होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के 1/1837 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित तत्व है, तो मानव निर्मित तत्व इसमें कौन सा है, तो प्लूटोनियम जो है ये मानव निर्मित तत्व है। प्लूटोनियम यानी कि Pu, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 94 होता है। ठीक है, प्लूटोनियम की बात हो गई। अब बात करते हैं यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 में क्या होता है, परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान इसका है 235 है। तो अगर बात करते हैं कि न्यूट्रॉन कितना होगा, तो ये होता है प्रोटॉन, परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन की बात करें तो ये परमाणु भार में इसको घटा देते हैं तो वो न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा, 5 में से 2 गया 3, और 10 3 13 में से 9 गया 4, और यहाँ 143 हो जाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम में, जैसे कि यूरेनियम की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में आया कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। और एक आता है मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। ठीक है, अच्छा, रेडियम की खोज किसने किया था, तो रेडियम और पोलेनियम दोनों की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, है ना, मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने। और एक क्वेश्चन ये आता है कि यही मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो 2 बार फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में होता है मालूम, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है इसमें यूरिया में। इसका करेक्ट आंसर है यूरिया। ठीक है, अब यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला गैस है वो कौन सा है, तो वो भी है कौन सा, नाइट्रोजन ही है। ठीक है, नाइट्रोजन से ये सब प्रश्न पूछा जाता है ना, कि इस यूरिया में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 46% है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन है, 78% पाई जाती है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है,
तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, एक बार मालूम बीपीएससी में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि यूरिया में है, ठीक है, अब ऑप्शन में दे दिया था किसी में NH है, किसी में NHC, किसी में NHCH, इस तरह से आंसर दिया था। तो आपको आंसर क्या लगाना है, देखिए यूरिया में क्या पाया जाता है NHCO, है ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये पाया जाता है। ठीक है, अब सूत्र याद रखना है NH2 और फिर इधर भी NH2 और बीच में CO। ठीक है, NH2CO NH2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया ही था। ठीक है, यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो बोहलर ने किया था, है ना, बोहलर ने किया था। अच्छा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। नेक्स्ट है, जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जो, तो जिप्सम का प्रयोग किस में करते हैं? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है क्षारीय में, जो क्या क्षारीय है। ठीक है, क्योंकि क्षारीय मृदा को नष्ट करने के लिए, कम करने के लिए, उसकी जो क्षारीय मृदा का जो क्षारीयतापन है उसको कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, है ना, ये क्या है? तो जिप्सम का 2H2 होता है ना, ये हो गया किसका मालूम? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ये ध्यान रखना है। देखिए, क्षारीयता अगर है उसको कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। अगर अम्लीय मृदा को नष्ट करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो चूना मिलाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। और सीमेंट जमने की दर को कम करने के लिए किसको मिलाया जाता है? तो जिप्सम को ही मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज़ से क्यों ढकते हैं? तो फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज़ से क्यों ढकते हैं? तो प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज़ प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन फिर समझिए। तो फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज़ से क्यों ढकते हैं? तो प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज़ प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये याद रखना है, यहाँ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किसका किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फोटोग्राफी प्लेट की सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? प्रभावी फोटोग्राफ की प्लेट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तो वो अल्फ़ा किरण करता है ना, अल्फ़ा बीटा गामा होता है, तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है। तो आवर्त सारणी जो है, जैसे आवर्त सारणी ऐसे है, तो इसका वर्ग 1 का तत्व वो क्या है ना, वर्ग 1 के तत्व उसका गुण क्या है ना, उसकी क्वालिटी क्या है? तो वो क्षार धातु है। ठीक है, वर्ग 1 का है क्षार धातु। अब वर्ग 2 का तत्व क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है आपको, है ना। क्षार धातु जो है वो वर्ग 1 है, क्षार धातु कहलाता है, और वर्ग 2 जो है वो क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो हेनरी मोसले ने दिया था। ठीक है, कब? 1913 में दिया था। ठीक है, अच्छा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भी कौन थे? वो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में ही वो जीता था, पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं से याद रखना है, 1913 में ही हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। ठीक है, अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये जो ऊपर नीचे होता है ये वर्ग है, और
सात आवर्त यानी लेटा हुआ ये है ना, हॉरिजेंटल, ठीक है। और इसमें वर्ग 11 को क्या है, सिक्का धातु कहा जाता है, वर्ग 17 को हेलोजन कहा जाता है, वर्ग 18 को अक्रिय गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है के ClO की कितनी मात्रा को गर्म करें कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, KClO3 के 91.66 ग्राम को, है ना। के क्वेश्चन फिर समझिए, KClO की कितनी मात्रा को, तो KClO3 के 91.66 ग्राम को गर्म पानी में गर्म करें तो उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन का क्या है, खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। हंसाने वाली गैस का खोज भी जोसेफ प्रिस्टले ने ही किया था। मानव शरीर और भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है। तो एल्केनो को प्रतिनिधित्व करने वाला ये CnH2n+2 है ना, एल्केन हो गया। और एल्किन में क्या है, CnH2n, सिर्फ ये हो गया। और एल्काइन जो है वो उसमें क्या माइनस हो जाएगा, CnH2n -1 हो जाए, -2 होता है ना, तो ये नहीं होगा CN, ठीक है, CnH2n -2 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ये भी याद रखना है ना। एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये तीनों सूत्र याद रखना है, तीनों पूछा जाता है। जैसे एल्केन का क्या, एल्केन का हो गया प्लस, ठीक है। और एल्किन मतलब कुछ नहीं, ना तो प्लस ना माइनस, एल्किन, सिंपल एल्किन। और एल्काइन सो माइनस में हो जाता है, एल्काइंस माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो माइनस वाला ये लेना है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक है ना, जो जिसका समस्थानिक है क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 17। इसका जो समस्थानिक में क्या होता है, जो परमाणु संख्या वो समान होता है लेकिन परमाणु भार जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि क्लोरीन का यहाँ 35 बार वाला, अब क्लोरीन का यहाँ Cl होगा 37 है ना, तो ये 37 बार वाला। तो ये पूछा है कि प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना कीजिए। तो औसत परमाणु भार क्या होगा, तो जो परमाणु भार है वही औसत परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। तो परमाणु भार जो है, परमाणु भार जो है वो क्लोरीन का कितना है, तो क्लोरीन का परमाणु भार है 35.453 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी क्लोरीन है, याद रखना है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। और जल की शुद्धिकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो खाद्य संस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग में उसके संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ना, बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, धोवन सोडा किसे कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहा जाता है ना। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, ये धोवन सोडा हो गया। अच्छा, एसिटिक एसिड ये क्या है, सिरका का रासायनिक नाम है ना, सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल होता है ना, एसिटिक अम्ल। और सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाता है NaNO3, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कपड़े में लगे स्याही दाग धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और लाल चींटियों में जो है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है,
सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन इसमें कौन सा है? तो सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है फ्लोरीन, है ना। इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन जो है सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है। अच्छा, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी पूछे तो वो भी है फ्लोरीन ही है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है सबसे अधिक वो फ्लोरीन है। और सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो वो भी फ्लोरीन है। अच्छा, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो वो सीजियम है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व वो सीजियम है, ठीक है। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है ना, Cl क्लोरीन। और सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो वो है पोटेशियम। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये तो है आइसोप्रीन का बहुलक है ना। प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। और कृत्रिम रबड़ जो है वो नियोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। अच्छा, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाता है किसका? न्यूप्रीन का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने पर जो उसकी प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाता है। और रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। और भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया? तो फल्गु नदी पर बनाया गया, गयाजी डैम उसका नाम है। नेक्स्ट है गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है? तो दूध में पीलेपन का कारण है केरोटीन, है ना। इसका करेक्ट आंसर है केरोटीन। अच्छा, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो सफ़ेद होता है केसिन प्रोटीन के कारण सफ़ेद होता है, ठीक है। अच्छा, केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो रेनिन करता है, ठीक है, रेनिन करता है। तो ये ध्यान रखना है। और दूध में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या कहलाता है? दूध में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज कहा जाता है, ठीक है। और दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और दूध का घनत्व भी लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर को और कुछ याद है आ रहा है आपको? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है संविधान दिवस, ठीक है। अच्छा, ये दूध वाला जो है एक क्वेश्चन आता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। और ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध है दूध उत्पादन से है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो बर्गिच कुरियन है ना। श्वेत क्रांति का जनक बर्गिच कुरियन है। दोस्तों, इस तरह से केमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट कौन सा है? तो वो जोरहट है जो कि असम में है। और आज का क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।